तो दोस्तों हो जाइए तैयार क्योंकि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके हम आ गए हैं आज। जी हाँ दोस्तों, आप सभी दोस्तों की राजस्थान पीटीआई एवं यूपीटीजीटी 2021 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए, तैयारी कराने के लिए हमारे चैनल पे लगातार प्रैक्टिस सेट, मॉडल टेस्ट पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर एवं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। एंड लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। सरकमडक्शन क्या है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। जोड़ की गति। आपको पता है कि सरकमडक्शन एक प्रकार का जो है ये जोड़ों की गति में शामिल किया जाता है, जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हर तरह की गति जो है वो शामिल की जाती है। डंबल अभ्यास से फ्लेक्शन गति के दौरान कौन सी बड़ी मांसपेशी संकुचित होती है? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम डंबल अभ्यास करते हैं तो फ्लेक्शन गति के दौरान, यानी कि ऐसी कौन सी जो हमारी मसल होती है जो कि फ्लेक्शन करती है, यानी कि उसमें क्या होता है, मूवमेंट होती है, और कौन सी बड़ी मांसपेशी संकुचित होती है उस टाइम पे ये कहा जा रहा है। तो फ्लेक्शन की बात हो रही है, यानी कि जो एंगल है वो कम हो रहा है, और किसकी बात की जा रही है? बाइसेप्स मसल की। आपको पता है जो फ्लेक्शन में हेल्प करती है, और जो एक्सटेंशन में हेल्प करती है वो कौन सी मसल होती है? ट्राइसेप्स। तो पूछा जा रहा है कि डंबल अभ्यास में फ्लेक्शन गति के दौरान कौन सी बड़ी मांसपेशी संकुचित होती है? तो फ्लेक्शन का काम होता है बाइसेप्स का। बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगी फ्लेक्शन के टाइम पे, और ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगी एक्सटेंशन के टाइम पे। 10 किलोमीटर दौड़ करने से किस शारीरिक क्षमता का पता चलता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। सहनशीलता। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि जितने भी ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, मैराथन रेस की अगर बात की जाए, और अगर जो काफी देर तक चलने की बात की जाए, या स्विमिंग की, या यानी कि ऐसी कोई भी हम एक्टिविटी की बात करते हैं जिसमें काफी देर तक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो सहनशीलता के लिए उस सहनशीलता को बढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें लगातार ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लगातार ऑक्सीजन हमारे मसल्स को मिलती रहती है, और कहीं ना कहीं जो है सहनशीलता का विकास होता है इन सब से। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटापा कम करने के लिए कम से कम कितने समय का अभ्यास लाभदायक होता है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। 30 मिनट्स डेली रेगुलर एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। 1 ग्राम वसा में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? और बात की जा रही है 1 ग्राम फैट मॉलिक्यूल की, तो 9.1 किलो कैलोरी। और अगर बात की जाती कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल की, तो 4.1 किलो कैलोरी करेक्ट आंसर यहाँ पे होता। स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग किस खेल में होता है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। एथलेटिक्स में। वसा रहित शरीर का भार मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, दैट इज स्किन फोल्ड कैलिपर। सिटअप्स नामक अभ्यास शारीरिक अभ्यासों में कहाँ की मांसपेशियों को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? और सिटअप का नाम लेते ही तो सभी लोगों ने गैस कर लिया होगा करेक्ट आंसर कि पेट की मांसपेशियों को विकसित करने के लिए सिटअप्स किया जाता है। NADA का पूरा नाम क्या है? एंड ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, बी इज करेक्ट हियर, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जी हाँ दोस्तों, आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसकी NADA की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। भार संबंधित खेल में खिलाड़ी वजन कम करने के लिए किस डोपिंग पदार्थ का प्रयोग करता है? और बात की जा रही है वेट लॉस की, तो डायूरेटिक्स इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2। मनुष्य के शरीर को आकार कौन देता है? तो सभी को पता है मसल्स जो होती है दे प्रोवाइड शेप टू द बॉडी अलोंग विथ मूवमेंट, यानी कि वो मूवमेंट में भी हेल्पफुल होती हैं, और जो है तो शरीर को आकार भी प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, मसल्स। उच्च आवृत्ति वाले प्राप्तांक को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, बहुलक। पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध को कैसे दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, -1, क्योंकि पूर्ण ऋणात्मक कोरिलेशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी के मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय निम्न में से कौन सा है? देखिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, माध्य की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, निम्न में से पुलअप्स से क्या विकसित होता है? पुलअप का मतलब होगा, देखिए यहाँ पे हाथों की ताकत, यानी कि टू मेजर द
स्ट्रेंथ ऑफ हैंड्स और आर्म्स स्ट्रेंथ के लिए होता है, आर्म स्ट्रेंथ मेजरमेंट। शरीर की ऊंचाई मापने वाला यंत्र स्टेडियोमीटर होता है। काइनेसिस से क्या तात्पर्य है, तो गति से मतलब है। किन्सियोलॉजी जो है वो काइनेसिस एंड लॉजी 2 वर्ड से लिया गया है, जो कि जिसका मतलब गति होता है। काइनेसिस का मतलब गति। एच एन वाल का संबंध निम्न में से किससे है, एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, स्टैटिस्टिक्स से इनका संबंध है, यानी कि सांख्यिकी से। 1 मीटर में कितने गज होते हैं, 1.094 गज। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। राइस का पूरा नाम क्या है, तो देखिए सही आंसर आपने कैसे कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी, रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन। और जो है इसे अभी प्राइस के नाम से भी जाना जाने लगा है। कभी भी चोट लगती है तो सबसे पहले इसका यूज किया जाता है फर्स्ट एड के रूप में, और इसीलिए इसे थंब ऑफ इंजरीज के नाम से भी जाना जाता है। पी का मतलब होगा प्रोटेक्शन, आर का मतलब रेस्ट, आई का मतलब आइस, सी का मतलब कंप्रेशन और ई का मतलब एलिवेशन होगा यहाँ पे। निम्न में से क्या डोपिंग के अंतर्गत नहीं आता, तो देखिए आयरन इज करेक्ट आंसर, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स, अफीम ये सभी डोपिंग के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से ऑक्सीजन के संवहन का कार्य कौन करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन में बाइंडिंग पाई जाती है। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से बाइंडिंग करता है और इसे सभी सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। ब्लड के सर्कुलेशन के साथ साथ हीमोग्लोबिन के साथ साथ आरबीसीएस में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो ब्लड के सर्कुलेशन के साथ साथ जो है ऑक्सीजन भी पूरे सेल्स को मिल जाती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी घूर्णन गति किस अक्ष पर क्रियात्मक होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, वर्टिकल एक्सिस पर। सभी घूर्णन गतियां वर्टिकल एक्सिस पर फंक्शनिंग होती हैं या क्रियात्मक होती हैं। खेलों में चोट लगने के पश्चात खिलाड़ी को पुनः पूर्ण क्षमता के साथ मैदान में वापसी के लिए जो चिकित्सीय प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं। अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो वो उसे फर्स्ट एड सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है, फिर कुछ एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, कुछ रेस्ट दिया जाता है, इसके बाद फिर वो कैसे वापस आता है, इन सभी चीज़ों को जिनके बाद वो वापस आता है, तो ये सभी जो है स्टेप्स इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें रिहैबिलिटेशन के नाम से जाना जाता है। कि थोड़े रेस्ट के बाद और थोड़े फर्स्ट एड के बाद जो है अगर ज़्यादा इंजरी नहीं है तो वापस से खिलाड़ी आ सकता है मैदान में और खेल सकता है, तो इसे हम रिहैबिलिटेशन के नाम से जानते हैं। और रिहैबिलिटेशन मेनली करेक्टिव एक्सरसाइजेस के थ्रू है जो वो कराया जाता है इंजर्ड खिलाड़ियों को। टेबल टेनिस खेल की टेबल हॉल में किस दिशा में रखी जाती है, बात की जा रही है टेबल टेनिस की टेबल की, कि जो इंडोर हॉल होता है, इंडोर प्लेस जहां पे इसे रखा जाता है तो किस दिशा में रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर टेबल टेनिस के टेबल को हॉल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल में हवा का दाब किससे मापा जाता है, तो विंड गॉज जो है ये करेक्ट आंसर है। स्ट्रैटेजी कब बनाई जाती है, तो खेल से पहले ही स्ट्रैटेजी यानी कि रणनीति बनाई जाती है। B-U/T से क्या ज्ञात किया जाता है, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। एबडक्शन एडक्शन क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार की जोड़ की गति होती है, आप सभी को पता है। एडक्शन मींस कि जो मिड लाइन होती है बॉडी से उससे बॉडी पार्ट्स का दूर जाना, उसके पास आना। एडक्शन मींस मिड लाइन की तरफ आना किसी बॉडी पार्ट का, और एबडक्शन का मतलब होता है बॉडी की मिड लाइन से किसी भी बॉडी पार्ट्स का दूर जाना, एबडक्शन कहलाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। निम्न में से द्वंद्वात्मक खेल कौन सा है, एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, दैट इज बॉक्सिंग। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिए हुए हैं यहाँ पे, और इनका माध्यिका निकालना है तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 5 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें में से क्या सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, दैट मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। दिस इज करेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट, आवृत्ति तालिका में कैपिटल एन से क्या मतलब होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, कुल आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को एन यानी कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स से
जो है और नंबर ऑफ आइटम से इसे डिवाइड कर दिया जाता है सम को निकाल के, तो वो कुल आवृत्ति कहलाती है। ये स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज हम आपके लिए लेके आ गए हैं दोस्तों। सहसंबंध को किससे दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, स्मॉल आर। कोरिलेशन की बात यहाँ पे की जा रही है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्मॉल आर। डाई इथाइल क्लोराइड गैस का प्रयोग खेल चिकित्सा शास्त्र में कहाँ किया जाता है और कोल्ड स्प्रे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है? कोल्ड स्प्रे। उच्च आवृत्ति वाले प्राप्तांक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, बहुलक के रूप में इसे जाना जाता है। अगर किसी प्राप्तांक की आवृत्ति 6 हो तो आवृत्ति तालिका में टैली मार्क कैसे? किसी वर्ग सीमा के बड़ी संख्या यानी ऊपरी सीमा तथा छोटी संख्या यानी निचली सीमा के अंतर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, इसे विस्तार के नाम से जाना जाता है। प्रमाप विचलन को किससे चिन्हित किया जाता है? ऑप्शन नंबर खा इज करेक्ट हियर, सिग्मा से इसे चिन्हित किया जाता है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात यहाँ पे की जा रही है। समीशन ऑफ एक्स अपॉन कैपिटल एन किसका सूत्र होता है? देखिए तो ये होता है माध्य का फॉर्मूला। ओके, अधिकतम प्राप्तांक में से न्यूनतम प्राप्तांक को घटाया जाए तो क्या आता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, रेंज। प्रसार की बात यहाँ पे की जा रही है दोस्तों। आगे के वीडियो में हमने अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी शामिल किया है। कुछ स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन के बाद हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज तुरंत ही प्रोवाइड कराने वाले हैं, आपको दिखाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चतुर्थक विचलन यानी कि का सूत्र क्या होता है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, L1 प्लस F1, ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है ये किसका फॉर्मूला है देखिए पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, बहुलक का फॉर्मूला है ये यहाँ पे। मनोरंजन शब्द किस भाषा के दो शब्दों का योग है? ऑप्शन नंबर गा इज करेक्ट हियर, यानी कि लैटिन भाषा के शब्दों का योग है। निम्न में से मनोरंजन के शब्द में क्या गलत होता है? तो मानसिक हानि जो होती है वो मनोरंजन के लिए बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मनोरंजन से किसी तरह की कोई मानसिक हानि या निगेटिव इफेक्ट नहीं होते हैं। तो देखिए अवकाश के समय का सदुपयोग जो होता है ये सही है मनोरंजन के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रसन्नता एवं संतुष्टि प्राप्त करना ये भी सही है मनोरंजन के लिए, और तनाव से मुक्ति ये भी सही है। तो ये सभी सही है। मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियों में से एक कौन सा है? तो सर्कस इसमें शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर गा इज करेक्ट हियर। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 1950 एंड 51। निम्न में से कौन मनोरंजन के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज करेक्ट हियर, दैट रसायन मनोरंजन किसी भी प्रकार का मनोरंजन में शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा देखिए पारिवारिक मनोरंजन, व्यावसायिक मनोरंजन तथा सामुदायिक मनोरंजन ये मनोरंजन में शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण मनोरंजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? तो देखिए आपको बता दें कि धन की कमी होना, गाँव में राजनीति का प्रवेश और सुविधाओं का अभाव, ये सब जो होते हैं गाँव के मनोरंजन को प्रभावित करते हैं। तो उपरोक्त सभी इस करेक्ट आंसर। कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों में मनोरंजन के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, छात्र संघ चुनाव जो है वो किसी भी तरह के मनोरंजन के अंतर्गत नहीं आता। इसके अलावा देखिए कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में जो खेल कूद आयोजित किए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक क्रियाएं, ये सभी जो आयोजित किए जाते हैं किसी न किसी तरह के मनोरंजन में आते हैं। साहित्यिक गतिविधि में मनोरंजन गतिविधि कौन सी, किस प्रकार की मनोरंजन गतिविधि है? देखिए बात की जा रही है साहित्यिक गतिविधि में मनोरंजन गतिविधि कौन सी है? तो 51 जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि निबंध लेखन जो होता है वो एक प्रकार की साहित्यिक गतिविधि में शामिल किया जाता है। शारीरिक बल वाले मनोरंजन क्रियाएं कौन सी हैं निम्न में से? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, फुटबॉल। ओके, और इसके अलावा देखिए कैरम, लूडो और शतरंज में जो है ज़्यादा फिजिकल फोर्स या एक्टिविटीज़ की जरूरत नहीं होती है, पर फुटबॉल जो है ये शारीरिक बल वाले मनोरंजन में आता है। जन्मदिन की पार्टी निम्न में से कौन सी मनोरंजन गतिविधि में आती है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, सामाजिक। आप सभी को पता है रिक्रिएशन शब्द में क्रिएशन का अर्थ क्या होता है? तो निर्माण, यानी कि पुनः निर्माण से मतलब होता है एक्चुअली। तो री मतलब पुनः और क्रिएशन मतलब निर्माण। तो खोई हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त करना, आनंद की अनुभूति होना और
कुछ नया क्रिएट करना, ये सब रिक्रिएशन में आते हैं। तीरंदाजी किस प्रकार के मनोरंजन में आता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, खेल कूद। जिस चिकित्सा विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्या? तो उसे कहा जाता है वैक्स थेरेपी। विद्युत चुम्बकीय विधि जिसका प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे डाईपल्स थेरेपी के नाम से जाना जाता है। उस चिकित्सीय विधि को क्या कहते हैं जिसमें गर्म व ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, कंट्रास्ट बाथ, क्योंकि बारी बारी से गर्म एवं ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है, पहले ठंडे पानी का और फिर गर्म पानी का। निम्न में से पेशी प्रभावी साधन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, एर्गोजेनिक एड्स जो होते हैं उन्हें पेशी प्रभावी साधन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो देखिए अल्ट्रासाउंड जो है वो वाटर थेरेपी यानी हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा भवन स्नान, कंट्रास्ट बाथ, क्रायोकाइनेटिक्स, इन सब में पानी का यूज़ कहीं ना कहीं किया जाता है, तो ये आते हैं। खेल के दौरान किसी खिलाड़ी को मोच आ जाए तो प्राथमिक उपचार में सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, बर्फ का। खेल में चोटों से बचाव के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत कौन सा होता है? तो फिटनेस, फिजिकल फिटनेस जरूरी होती है। इसके बाद वार्म अप, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। जोड़ की वह चोट जिसमें कोई हड्डी जोड़ पूर्व स्थिति से अलग हो जाए या खिसक जाए, तो खिसकने की बात हो रही है तो आप समझ गए होंगे डिस्लोकेशन की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। निम्न में से एर्गोजेनिक एड्स के प्रकार कौन से होते हैं? कितने तरह के होते हैं एर्गोजेनिक एड्स? तो पोषणात्मक, मनोवैज्ञानिक, औषधात्मक, इस तरह सभी तरह के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। खेलों में मोच आने का कारण क्या होता है? देखिए तो जोड़ का मुड़ जाना, क्योंकि जो मोच है वो एक प्रकार की जोड़ों की मोच है, स्पेशली लिगामेंट इंजरी को स्प्रेन के नाम से जाना जाता है। तो छिल जाना ये त्वचा से रिलेटेड है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, और हड्डी का टूटना ये बोन से रिलेटेड है, लेकिन जोड़ का मुड़ना जो है वो मोच आने का सही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लिगामेंट की चोट है? पहले हमने आपको बता दिया मोच यानी कि स्प्रेन, और जो टेंडन की चोट होती है तो वो कहलाती है स्ट्रेन। खेलों में लगने वाली चोटें व उनका पुनः उपचार एवं पुनःस्थापन का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? तो आप सभी को मालूम है कि खेल चिकित्सा यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंतर्गत इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिक एर्गोजेनिक एड्स का उदाहरण कौन सा है? एंड ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, सभी, यानी कि वैज्ञानिक जूते, वैज्ञानिक कपड़े, वैज्ञानिक उपकरण, ये सभी मैकेनिकल एर्गोजेनिक एड्स में शामिल किए जाते हैं। उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, यानी कि अल्ट्रासाउंड थेरेपी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 अल्ट्रासाउंड थेरेपी, ओके। उस विधि को कहते हैं जिसमें पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। घुटने में चोट लगने की संभावना विशेषकर किस खेल में ज़्यादा होती है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, फुटबॉल में। किसी क्रिया को कम से कम समय में करना क्या कहलाता है? एंड इट इज़ नोन एज स्पीड, कम से कम समय में करना क्या कहलाता है? देखिए तो इसे स्पीड के नाम से जाना जाता है, ओके, या चाल के नाम से जाना जाता है। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। किसी भी काम को कम से कम समय में करने को चाल कहते हैं। वह क्षमता जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक थकान की स्थिति में किसी कार्य को करता है। तो थकान की स्थिति में कार्य करना यानी आप सभी को समझ आ गया होगा, सहनशीलता की बात की जा रही है, एंड्योरेंस की। एक जिम्नास्टिक के खिलाड़ी में निम्न कारकों में से किस कारक का मुख्य रूप से होना आवश्यक होता है? और बात की जा रही है जिम्नास्टिक खिलाड़ियों की, तो लचकता होना या फ्लेक्सिबिलिटी उनके बॉडी में होना बहुत आवश्यक है। स्वीडिश विधि का क्या नाम है जिसे स्पीड प्ले भी कहा जाता है? तो फार्टलेक, ऑप्शन नंबर 2 फार्टलेक ट्रेनिंग की बात की जा रही है, जिसे गोस्टा एंड होल्मर ने 1943 में प्रतिपादित किया था। और इसे ये एक प्रकार की स्वीडिश मेथड है, स्वीडिश टर्म है जिसे स्पीड प्ले भी कहा जाता है। वह सहनशीलता को विकसित करने की विधि जिसमें प्रतियोगी कई प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, तो उसे कॉम्पिटिशन विधि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको इस आंसर में कोई डाउट है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि वह सहनशीलता को विकसित करने की वह विधि जिसमें प्रतियोगी कई प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, तो वो कौन सी मेथड होती है ट्रेनिंग की? किस अभ्यास को लंबे समय तक अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहित करना
किस प्रकार का अभ्यास कहलाता है? तो किसी भी अभ्यास को जब हम लंबे समय तक करते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की देर तक ज़रूरत बनी रहती है तो उन्हें हम एरोबिक एक्सरसाइजेज में इंक्लूड करते हैं। और जिनमें जल्दी ही कोई काम हम कर लेते हैं और देर तक एनर्जी की आवश्यकता हमें नहीं होती है, लाइक स्प्रिंट रेसेस, तो उन्हें हम एनारोबिक एक्सरसाइजेज या एनारोबिक गतिविधियों में शामिल करते हैं। लचकता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो गोनियोमीटर की बात की जा रही है। साथ ही साथ एल्गॉन भी इसका करेक्ट आंसर है, का वा गा दोनों, गोनियोमीटर एंड एल्गॉन। इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेनली गोनियोमीटर ही करेक्ट आंसर होता है, लेकिन आंसर शीट के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है आंसर शीट के अकॉर्डिंग एल्गॉन को भी बताया गया है। तो इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशी या मांसपेशियों का समूह लंबे समय तक उच्च गति को बनाए रखते हैं? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, लोकोमोटर क्षमता। खेल समाप्ति के पश्चात खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? कूल डाउन, खेल शुरू करने से पहले वार्म अप और खेल समाप्ति के बाद कूल डाउन। अच्छे लचीलेपन के लिए शरीर का कौन सा भाग इसके अनुरूप होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, जोड़। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण बिंदु शरीर का कहाँ होना आवश्यक है? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर और 3 इज करेक्ट हियर कि नीचे। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु शरीर का नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट, आइजैक न्यूटन ने कितने गति के नियम बताए थे? तो 3। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। अगर कोई वस्तु आराम की स्थिति में हो या गति की स्थिति में हो तो वह उसी स्थिति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो यह परिभाषा न्यूटन के किस नियम में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, दैट जड़त्व। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, इसे जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं गति का। स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व केंद्र बिंदु कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, नीचे। मानव शरीर में कितने प्रकार के अक्ष होते हैं? तो 3 प्रकार के, सैजिटल, फ्रंटल एंड ट्रांसवर्स। मानव शरीर को बल कौन प्रदान करता है? तो बल प्रदान करने की बात की जा रही है तो मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। संवेग का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है गति का? तो इसे लॉ ऑफ मोमेंटम यानी दूसरे नियम के नाम से जाना जाता है। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन या लॉ ऑफ मोमेंटम यानी दूसरा नियम। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। अभी केंद्र तथा उपकेंद्र बल न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी और 3 इज करेक्ट हियर कि तीसरे नियम का उदाहरण है। अपकेंद्र तथा उपकेंद्र बल न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। एक फुटबॉल का खिलाड़ी बॉल को अपने खिलाड़ी के पास किक मारने के लिए न्यूटन के किस नियम का मुख्य रूप से प्रयोग करता है? एक फुटबॉल का खिलाड़ी है, वो बॉल को अपने खिलाड़ी के पास किक मार रहा है, उसे पास कर रहा है, तो न्यूटन का कौन सा नियम है ये? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, द्वितीय नियम की बात की जा रही है। विराम की विपरीत स्थिति को क्या कहते हैं? तो गति कहते हैं, अपोजिट ऑफ रेस्ट। निम्न में से न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। स्प्रिंट दौड़ों के लिए धावक स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग न्यूटन के किस नियम का लाभ लेने के लिए किया जाता है? जो स्प्रिंट रेसेस में स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग होता है एथलेटिक्स में, तो कौन सा फॉलो होता है यहाँ पे न्यूटन का लॉ? किसका फायदा मिलता है स्प्रिंटर्स को? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल का लाभ निम्न में से किसे अधिक मिलेगा? और किस प्रकार की पर्सनालिटी वाले इंडिविजुअल्स को केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल का लाभ मिलेगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, छोटे कद वाले जो प्लेयर्स होंगे उनको केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल का अधिक लाभ मिलता है। मानव शरीर को गति कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, 1 व 2 दोनों, यानी कि चल संधि यानी कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट एंड स्लाइटली यानी कि थोड़ा जो मूवेबल जॉइंट होते हैं। तो चल संधि और अर्ध चल संधि दोनों ही जॉइंट्स शरीर को गति प्रदान करते हैं। त्वरण को निम्न में से किससे अंकित किया जाता है? तो इसे जेड से अंकित किया जाता है। पहली त्वरण का फॉर्मूला हमने बता दिया है प्रीवियस क्वेश्चन में। विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो फुटबॉल जो है वो विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल के रूप में जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त। पहला विजयी खिलाड़ी जिसे पहली बार जैतून की टहनी का मुकुट पहनाया गया था वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 1 इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर 1 का डाइक्लेस को
पहली बार जैतून की टहनी का मुकुट पहनाया गया था 752 BC में। डाइक्लेस की बात यहाँ पे की जा रही है। जॉगिंग शू के सोल में जो काली पट्टी या परत लगी रहती है उसका क्या महत्व होता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, दैट घर्षण के कारण गर्मी को वहीं रोकता है, ये फायदा होता है। जॉगिंग शू के सोल में जो काली पट्टी लगी रहती है उसका, कि घर्षण के कारण गर्मी को यहीं पे रोकता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज एंड दिस इज होमवर्क क्वेश्चन। दाएं कान के नीचे स्पर्श कर हृदय दर किस धमनी के कारण पता लगाई जाती है? स्टेथोस्कोप से हृदय के धड़कन को पता किया जाता है। तो आपको बताना है कि दाएं कान के नीचे स्पर्श कर हृदय दर किस धमनी के कारण पता लगाई जाती है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।